नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। ये गुर्जर प्रतिहार वंश की तीसरी वीडियो है जो राजा राजपाल से है, जिनका शासनकाल 960 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट के कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को हराया। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राजपाल को युद्ध छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राजपाल को युद्ध छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। विंध्यधर चंदेल वह व्यक्ति था जिसने उसकी हत्या की थी। विंध्यधर चंदेला वह व्यक्ति था जिसने उसकी हत्या की थी। अब हम अगले राजा की बात करेंगे जो गुर्जर प्रतिहार वंश के ही थे, यशपाल, जिनका शासनकाल 1024 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक था। वह प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। लगभग 1090 ईस्वी में गंधावलों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। लगभग 1090 ईस्वी में गंधावलों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूटों के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के लिए युवराज के दरबार में राजशेखर के नाटक विध्वंसला का मंचन किया गया। राष्ट्रकूटों के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के लिए युवराज के दरबार में राजशेखर के नाटक विध्वंसला भंजिका का मंचन किया गया। अब हम आगे बात करेंगे प्रतिहारों का प्रशासन किस प्रकार था। गुर्जर प्रतिहार इतिहास में राजा राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन होते थे और उनके पास अपार शक्तियां होती थी। राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भतेरक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार इतिहास में राजा राज्य के में सर्वोच्च पद पर आसीन होते थे और उनके पास अपार शक्तियां होती थी। राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भतेरक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। सामंतों की नियुक्ति तथा दान पुण्य पर गायन भी राजाओं के कार्य थे। सामंतों की नियुक्ति पर दान पुण्य पर गायन भी राजाओं के कार्य में थे। सामंत अपने राजाओं को सैन्य सहायता देते थे तथा उनके लिए लड़ते थे। प्रशासन के मामलों में उच्च अधिकारियों की सलाह ली जाती थी। सामंत अपने राजाओं को सैन्य सहायता देते थे तथा उनके लिए लड़ते थे। प्रशासन के मामले में उच्च अधिकारियों की सलाह ली जाती थी। हालांकि उस काल के शिलालेखों में मंत्रिपरिषद या मंत्रियों का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिहारों के प्रशासन में 8 प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते थे, जैसे कोट्टापाल, किले का सर्वोच्च अधिकारी, तंत्रपाल, सामंत राज्यों में राजा का प्रतिनिधि, दंडपाशिका, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, दंडनायक, सैन्य और न्याय विभाग की देखभाल करना, दूतक, राजा के आदेश और अनुदान को निर्दिष्ट व्यक्तियों तक पहुंचाना, भंगिका, वह अधिकारी जो दान और अनुदान के आदेश लिखता, ब्यानहारिना, संभवतः कोई कानूनी विशेषज्ञ था और कानूनी सलाह देता था, बालधिकृत, सेना का प्रमुख। संपूर्ण राज्य अनेक भुक्तियों में विभाजित था। प्रत्येक भुक्ति में कई मंडल थे। प्रत्येक मंडल में कई शहर और कई गांव थे। इस प्रकार प्रतिहारों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में संगठित किया था। सामंतों को महासामंत,
पति या महार प्रतिहार कहा जाता था। गांव का प्रशासन स्थानीय स्तर पर होता था। गांव के बुजुर्ग को महत्तर कहा जाता था, जो गांव के प्रशासन की देखभाल करते थे। ग्रामपति ग्रामपति राज्य का वह अधिकारी था जो ग्राम प्रशासन के मामलों में सलाह देता था। नगर का प्रशासन परिषदों द्वारा देखा जाता था, जिन्हें प्रतिहारों के अभिलेखों में गोष्ठी, पंचकुला, समवियक और उत्तर शोभा कहा गया है। इस प्रकार प्रतिहारों का प्रशासन काफी कुशल था। कुशल प्रशासन के कारण ही प्रतिहार अरबों के हमलों से भारत की रक्षा करने में सक्षम थे। प्रतिहार शासन में किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां विद्यमान थीं? गुर्जर प्रतिहार काल में भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित थी और वैदिक काल की सभी 4 जातियों का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। शिलालेख में ब्राह्मणों को विप्र कहा गया है तथा क्षत्रियों के लिए कई प्राकृतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक जाति के लोग अलग अलग वर्गों में विभाजित थे। ब्राह्मणों में चतुर्वेद और भट्ट प्रमुख थे। वैश्यों में कंचुका और वकाटा समूह प्रमुख थे। अरब लेखक इब्दा खुर्दादब ने प्रतिहारों के समय में 7 जातियों का उल्लेख किया। उनके अनुसार सवा, कुफरिया, ब्राह्मण, कटारिया, सुदरिया, बंदलिया और लबला वर्ग मौजूद थे। राजा का चयन शवाकुफरिया वर्ग से किया जाता था, जबकि ब्राह्मण वर्ग के लोग शराब नहीं पीते थे तथा अपने पुत्रों का विवाह कटारिया वर्ग की पुत्रियों से करते थे। कटारिया वर्ग को क्षत्रिय माना जाता था। सुदरिया के लोगों को शूद्र माना जाता था और वे आमतौर पर खेती या पशुपालन करते थे। बसूरिया वर्ग वैश्य वर्ग था, जिसका कर्तव्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। शंडिला वर्ग के लोग चंडालों का काम करते थे। लाहुड़ा वर्ग एक निम्न और घुमक्कड़ जाति थी। अरब लेखक के उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि वैश्यों ने सुदारों का काम किया और सुदारों ने वैश्यों का काम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे अच्छे ढंग से टूट रही थी। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय लड़कियों से विवाह करना शुरू कर दिया और वैश्यों ने शूद्रों के कार्य भी करना शुरू कर दिए। इस काल में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे और विजित राज्यों के अनेक हिंदू इस्लाम के अनुयायी बन रहे थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि हिंदू समाज ने ऐसे हिंदुओं के शुद्धिकरण की अनुमति दी थी। स्मृति घड़रायण, व्रत बिलादुरी तथा अलुबर्नी और अन्य मुस्लिम लेखकों की रचनाएं भी इस तथ्य की पुष्टि करती हैं। अंतरजातीय विवाह के कुछ संदर्भ भी मिले हैं। प्रमुख संस्कृत विद्वान राजशेखर ने अवंती सुंदरी नामक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया था। राजा और धनी वर्ग बहु विवाह प्रथा का पालन करते थे। हालांकि आमतौर पर पुरुषों की एक ही पत्नी होती थी। कुछ संदर्भों से यह भी ज्ञात होता है कि पति की मृत्यु पर महिलाओं ने अपने पति के साथ स्वयं को जला लिया था। इस प्रकार सती प्रथा वहां मौजूद थी, हालांकि यह बहुत अधिक प्रचलित नहीं थी। शाही परिवारों की महिलाओं में पर्दा प्रथा नहीं थी। राजशेखर के अनुसार महिलाएं संगीत, नृत्य और चित्रकला सीखती थीं। महिलाएं आभूषणों की बहुत शौकीन थीं और तेल और सौंदर्य प्रसाद साधनों का भी इस्तेमाल करती थीं। अमीर परिवारों के लोग बहुत पतले कपड़े पहनते थे। प्रतिहार शासन काल में कला, वास्तुकला और किस प्रकार अधिकाधिक विकास हुआ? गुर्जर प्रतिहार शासक कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस काल की उल्लेखनीय मूर्तियों में विष्णु का विश्वरूप और कन्नौज से प्राप्त शिव पार्वती विवाह की मूर्तियां शामिल हैं। ओसिया, अभानेरी और कोटा में स्थित मंदिरों की दीवारों पर भी सुंदर नक्काशीदार पैनल देखे जा सकते हैं। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश का एक सुंदर सा चित्रण पूरा हो गया।
यदि आपको ये हमारा सुंदर सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।